आज के अपने इस शो आज और कल में आप सबका स्वागत है। अफगानिस्तान का जो घटनाक्रम अभी चल रहा है और वैश्विक स्तर के ऊपर इसके क्या प्रभाव होने जा रहे हैं, भारत के संदर्भ में उसका प्रभाव कैसे रहेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगस्त में जब 15 अगस्त को जो नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान जब छोड़ करके वो चले गए और तालिबान का शासन वहाँ पर स्थापित हुआ, तो उस समय हमने एक शो किया था। उसमें कुछ जो भविष्यवाणी की थी, जो आने वाले समय को देख करके जो घटनाक्रम होने जा रहा है वो है तो दुखद, लेकिन जो हमने उस वक्त कहा था वो सब इस समय हुआ और आने वाले समय में वैसा ही कुछ वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर होगा। और जैसे चक्की के पाटों के बीच में गेहूं जो है वो पिसता है, इस समय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया की दूसरी ताकतें जो अपनी अपनी राजनीति उस देश में कर रही हैं और कई चक्की के पाट है इसमें पाकिस्तान मुख्य रूप से है, इसमें चीन है, रशिया है और बाकी के भी लोगों के जो देशों के अपने अपने वहाँ पर जो हित हैं उनको देखते हुए दुर्भाग्यपूर्ण है कि गेहूं के स्थान के ऊपर वहाँ की 3.5-4 करोड़ की जो निरपराध जनसंख्या है वो उसमें पिस रही है। और ये सबका जो दोषी है वो दोषी मुख्य रूप से अगर किसी को कहा जाए तो एक देश है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि जब 2001 में नेटो की फोर्सेस वहां पर आई थी तो उस 2001 से लेकर 2021 तक एक बात स्पष्ट है कि कोई भी देश हो जो जिसकी अपनी सार्वभौमिकता होती है वो ये पसंद नहीं करता कि दूसरे किसी देश की सेना वहां आकर के रुके और उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अफगानिस्तान की प्रजा को भी पूरा अधिकार था कि बाहर के कोई भी देश के लोग वहां आकर के शासन करें या शासन के अंदर आकर के किसी प्रकार की उनकी इंटरफेरेंस हो। यहां तक ये बात बिल्कुल सत्य है। अब जब नेटो वहां आया, मुख्य रूप से यूएस नेटो को लीड कर रहा था और बाकी के भी देश जो हैं, जो वेस्टर्न इनका कंट्रीज हैं, वो अब नेटो के अलायंस के जो दूसरे देश हैं वो सब अपनी अपनी भूमिका वहां पर अदा कर रहे थे। लेकिन होना क्या चाहिए था कि अपनी बात रखते हुए अफगानिस्तान की प्रजा जो है अपनी बात रखते हुए कि ये देश जो बाहर से यहाँ आकर के शासन व्यवस्था में इंटरफेयर कर रहे हैं, इनकी इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए। पहले वहां पर हामिद करजई उसका शासन था और बाद में अशरफ गनी उसका शासन था। अब ये हामिद करजई भी और अशरफ गनी भी ये तो अफगान थे, ये इनका तो कोई लेना देना नहीं था अमेरिका से या दूसरे देशों से। हो सकता है जितनी भी सबके अपने अपने मत हैं, लोग कहते हैं कि उनके स्टूडीज से, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक नेशनैलिटी का सवाल था, ये पख्तून वहां की ये जो है प्रजा थी, अशरफ गनी भी और हामिद करजई भी। इन दोनों के विरोध में तालिबान ने अपना युद्ध जो है वो जारी रखा। अब जो सही बात होनी चाहिए थी कि उस समय आंदोलन करते, किसी भी प्रकार का आंदोलन करते, नाटो की फोर्सेस को बाहर करते और यदि ये हामिद करजई या अशरफ गनी की सरकार से खुश नहीं थे, जो जहां तक अगर हम देखें तो सर्व समावेशी थी, क्योंकि उन्होंने केवल पख्तून जो 42% वहां के अफगानिस्तान के हैं उनके आधार के ऊपर सरकार नहीं बनाई थी। उन्होंने उसमें जो थे नॉर्दर्न अलायंस के लोग भी, रशीद दोस्ताम जो सोवियत रशिया के साथ में लड़ता रहा 1979 से 1989 तक, वो स्वयं उस सरकार का हिस्सा था जो इसकी अशरफ गनी की सरकार थी। तो सर्व समावेशी सरकार थी। ये नाटो को
के विरोध में अपना जो है पूरा एजिटेशन चालू रख सकते थे। अपने लोगों से भी यदि इनको किसी प्रकार का कोई विरोध था तो वहां पर व्यवस्था है उनकी, वो जिगरा व्यवस्था रहती है, हर कबीले के अपने अपने लॉज हैं, उस व्यवस्था के माध्यम से ये अपने लोगों को भी वहां पर ला सकते थे। लेकिन ये ना करते हुए वहां पर ये हुआ कि 20 साल तक जो वहां पर एक प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रही थी, इस बात से तो कोई दुनिया की ताकत ना नहीं कर सकती कि जो अफगानिस्तान का बुरा हाल 1979 से 1999 के बीच में हुआ और 1996 से 2001 के बीच में हुआ, ये सारी बातें जो है 2001 के बाद में वहां पर बदलाव आ रहा था। वहां पर जो शिक्षा वो बच्चों को मुहैया की जा रही थी, वहां पर सड़कें बन रही थी, वहां पर परियोजनाएं बन रही थी, जिसके द्वारा पे वहां पर बिजली जो है वो वहां पर अपने तो उनके पास में कोई संयंत्र थे नहीं, तो डैम्स का निर्माण हो रहा था। यहाँ तक कि जो हेरात प्रोविंस में डैम बना, सलमा डैम, वो इंडो अफगान जो है फ्रेंडशिप डैम के नाम से हुआ, भारत ने बना के दिया उनको वो वाला डैम। और इस प्रकार से तरक्की हो रही थी। महिलाओं के जो अधिकार थे वो अधिकार वहां पर पूरे सुरक्षित थे। अब महिलाओं का अधिकारों का जहां तक सवाल है तो कोई ये थोड़े कहता था उनको जिसको बुर्का पहनना पहने, जिसको एक मर्द को साथ में लेकर के घर से बाहर निकलना है वैसा निकले, पर उसके साथ साथ जिसको बुर्का नहीं पहनना, जिसको एक आधुनिक जीवन शैली जिस महिला को चाहिए थी वो वैसी जीवन शैली जीना चाहती थी, तो उसको भी पूरे अधिकार थे। यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर्स जैसी जो एक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो वहां पर शुरू हो गई, और किसी ने उनको ये जबरदस्ती तो नहीं कहा था कि हर महिला को ब्यूटी पार्लर में जाना है, जिसको जाना जाए। तो जो एक आधारभूत मानवीय अधिकार होते हैं, ये अधिकार 20 साल तक वहां पर चले। कहीं पर कोई खबर नहीं थी कि कोई अफगान बच्चा भूखा मर रहा है, कहीं कोई खबर नहीं थी कि कहां पर किसी को मेडिकल फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। तो हर प्रकार की सुविधा थी, लेकिन ये सारी सुविधाएं उनको उनसे छीन करके आज उनको भिखारी बना दिया गया। इस बात का अंदेशा था और ये अंदेशा दुर्भाग्य से ये सही साबित हुआ है। आज वहां पर बच्चे भूखे मर रहे हैं अफगानिस्तान में, और जिस देश ने उनको इस कगार पर लाया है वो पाकिस्तान आज स्वयं वो भिखारी का देश है जो बार बार IMF के पास में भीख का कटोरा लेकर के जाता है, जो आतंकवादी देश है और FATF की वॉच लिस्ट पर है, ग्रे लिस्ट पर है, और वो देश कभी भी जो है वो बैंकरप्ट हो सकता है। जो कर्जा उसने ले रखा है उसको चुकाने के लिए नए कर्जे ले रहा है। वो देश जो सारी दुनिया में स्वयं के लिए भीख मांग रहा था, आज वो अफगानिस्तान के लिए भी सारी दुनिया में भीख मांगने जा रहा है। लेकिन ये दुर्दशा करने वाला उनका यही पाकिस्तान था। अब ये दुर्दशा होने के बाद में आज उसका जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का, उसमें बहुत बड़ा खिलाड़ी एक चीन भी था। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह के सामने आता है कि जिस देश के लिए पाकिस्तान ये सब कर रहा था, आज वो देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। सारी दुनिया में जाकर के वो अफ्रीका के कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट का ढिंढोरा पीट रहा है। तो क्या जहां पर वो जिस देश में अफगानिस्तान में उसने अपनी एक भविष्य की योजना बना रखी है कि वहां के खनिजों का मैंने दोहन करना है, तो क्या 1-2-3 बिलियन डॉलर वो वहां पर जो बच्चे भूखे हैं उनके लिए वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता? वो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी उनकी कभी चीन की पद्धति रही नहीं। अब यही जिन देशों ने उसको अफगानिस्तान को आधुनिकीकरण का रास्ता दिखाया था, वेस्ट के जो देश थे, उन्हीं देशों के पास आज पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके जा रहा है। लेकिन जो बेनिफिशियरी कंट्री वहां का होने वाला है चीन, वो उसको पाकिस्तान नहीं बोल रहा कि यहाँ पर बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहां पर दवा दारू नहीं है, उनके लिए उसका इंतजाम किया जाए। तो ये सारी परिस्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है। भारत का जो भूमिका है वो सदा स्पष्ट रही है। हमारा वैसे अफगानिस्तान के साथ में हमारा जो वाखन कॉरिडोर है उसके माध्यम से हम उनके साथ में हमारी सीमा साझी होती है अफगानिस्तान के साथ में। वो जो है वो है डी ज्योरिश,
लेकिन डी फैक्टो वो उसके बीच में जो क्षेत्र आता है गिलगित बाल्टिस्तान का, वहां पर नाजायज कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है। इसलिए डी फैक्टो हम आज अफगानिस्तान के साथ में हमारा कोई भी जो सीमा है वो साझी नहीं है। ये सब होने के बावजूद भारत ने बहुत बढ़िया अपनी हमारी जो सिद्धांत है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो तत्व ज्ञान है, उसके आधार के ऊपर हमेशा से, क्योंकि हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, सदैव मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जब वहां पर नाटो कंट्रीज थे और हामिद करजई और अशरफ गनी का शासन था, उस वक्त हमने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से अदा की। हमने वहां पर, जैसे मैंने बताया कि सलमा डैम का भी निर्माण करवाया, वहां की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो हमने बना करके दी, और इसके एवज में हमने कुछ लिया नहीं उनसे। अफगानिस्तान में हमारे सैकड़ों भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे प्रोजेक्ट जो भी वहां पर चल रहे थे वो सारी की सारी परियोजनाओं के ऊपर तालिबान की बंदूक का खतरा हमेशा रहता था, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई नहीं चाहती थी कि भारत वहां पर काम करे और अफगान लोगों की गुडविल जो है वो उसको मिले। उसके विरोध में जहां जहां भी कई बार तो ऐसा हुआ कि वहां पर जहां पर हमारी सड़क की परियोजना थी, हमारे इंजीनियर वहां काम कर रहे थे और उनके ऊपर तालिबान द्वारा पाकिस्तान की आईएसआई ने जो हमले करवा दिए, हमारी एम्बेसी के ऊपर, भारत की एम्बेसी के ऊपर वहां पर काबुल में आईएसआई ने हमला करवाया। ये सारी बातें होने के बावजूद भारत ने अपनी भूमिका वहां बहुत अच्छी अदा की थी। अब जब वापस से स्थिति ऐसी बन गई है तो भारत ने अभी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया। एनएसए की लेवल के ऊपर हाल ही में एक दिल्ली में जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई। वो कॉन्फ्रेंस में जो देश अफगानिस्तान के साथ में, जिनकी कुछ देशों की सीमाएं लगती हैं और वो देश जिनकी सीमाएं साझी नहीं भी हैं, लेकिन अफगानिस्तान के इस समय जो वहां पर राजनीति चल रही है या भविष्य के लिए जिनकी भूमिका वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सबको लेकर के एक कॉन्फ्रेंस भारत में बुलाई गई। वो कॉन्फ्रेंस में दावत दी गई तुर्कमेनिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, ताजिकिस्तान को। ये तीनों देशों की सीमाएं उनके साथ में लगती हैं। किर्गिस्तान जो है उसकी सीमा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है जिसका वहां पर बहुत अच्छा रोल जो है वो हो सकता है। ईरान की सीमा लगती है, ईरान को दावत दी गई। रशिया को दावत दी गई क्योंकि उसका वहां पर बहुत अच्छा रोल जो है वो है अफगानिस्तान में। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान और चीन को भी यहाँ पर दावत दी गई इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। अब मजे की बात देखिए, ये सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटने वाले जो अफगानिस्तान की इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं कि इस वक्त इंसानी हकूक जो है वहाँ के, वो बहुत ज्यादा इस वक्त उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये वही देश जो उनकी तथाकथित इंसानी हकूकों की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान भी और चीन भी, ये दोनों इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। अगर इनके दिमाग में कुछ हिस्स होता अफगानिस्तान का तो ये इसमें सम्मिलित होते इस कॉन्फ्रेंस में। अब इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर स्पष्ट है, एजेंडा तो बड़ा क्लियर था कि अफगानिस्तान में किस प्रकार से जो इस वक्त एक मानवीय समस्या का निर्माण हुआ है, उसका लिए वहां के जो लोग हैं उनकी किस प्रकार से जो है वो सहायता की जाए। और एक नंबर 1 एजेंडा तो ये था कि उनकी सहायता कैसे की जाए। दूसरा ये था कि वहां पर वहां की जो धरती है वो किसी भी प्रकार से आतंकवाद के लिए उसकी प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक ये भी एजेंडा था, क्योंकि अगर वहां आतंकवाद पनपता है तो आसपास के देशों के ऊपर उसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा खराब पड़ेगा। और उसके बाद में एक और था कि अब जब उनके पास में वहां पर मान लीजिए कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि पहले भी जब 1996 से लेकर 2001 के बीच में जब तालिबान का वहां शासन आया था और नजीबुल्लाह की सरकार को इन्होंने तालिबानों जो है पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पे उसको बाहर किया था और नजीबुल्लाह को वहां पर मार करके उसको एक पोल के साथ में उसकी लाश को लटका दिया था। वो 1996 से 2001 के बीच में सबसे अधिक वहां पर उत्पादन जो है इन्होंने अफीम का किया, और उसके अफीम जो है वो बेस रहता है, उसके ऊपर अलग अलग ड्रग्स जो बनती हैं, तो हीरोइन वहां पर उसको बना करके दुनिया में बहुत ज्यादा इन्होंने स्मगल उसमें की थी।
तो ड्रग्स जो है वो वहां से अफगानिस्तान से बाहर ना दूसरे देशों में जा पाए, ये भी एक इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा में से एक एजेंडा शामिल था। अब ये सारी जो घटनाक्रम है, इसने एक बात तो स्पष्ट है कि जब अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था कई 5-7 साल पहले ही कि हमें अफगानिस्तान से बाहर आना है, तो एक उन्होंने डायलॉग शुरू किए थे, वो था दोहा डायलॉग। कतर के अंदर तालिबान के भी जो रिप्रेजेंटेटिव जाते थे और उसके बाद में बाकी के भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट, जिनके इंटरेस्ट थे, वो लोग उसमें कई बार कॉन्फ्रेंसिस में रहते थे। पाकिस्तान जाता था, एक आध कॉन्फ्रेंसिस कुछ ऐसी भी हुई जिसमें चीन भी रहा। उसमें इन्होंने एक बात अमेरिका ने लगभग ये की थी कि जब हम बाहर निकलेंगे तो वहां पर भले ही तालिबान का शासन आ जाए, लेकिन जो लोग उस इनके डायलॉग में शामिल होते थे उनके साथ में इस प्रकार की कुछ अंडरस्टैंडिंग कर ली गई थी कि अफगानिस्तान में धीरे धीरे करके कुछ इस प्रकार से बीच का रास्ता चुना जाए ताकि उस धरती का उपयोग जो है वो आतंकवाद के लिए ना हो। तो मुल्ला बरादर एक ऐसा व्यक्ति था जो उस वक्त जितनी भी इस आपस में इनकी डिप्लोमेटिक पैरलेज होती थी उसमें मुख्य किरदार था। और मुल्ला बरादर 15 अगस्त 2021 तक ये स्पष्ट था कि वो वहां का वजीर आजम जो तालिबान की सरकार होगी वो मुल्ला बरादर होगा। और इसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ी ऐसी है कि मुल्ला बरादर जो है वो 9 साल तक तो पाकिस्तान की जेल में बंद रहा, और जब से ये तालिबान के साथ में इनकी बातचीत शुरू हुई नेटो की, तो उन्होंने उस वक्त उसको जेल से रिहा करवा करके बातचीत का एक हिस्सा बनवा दिया था। लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई के कुकर्म देखिए कि जिस समय तालिबान में वो सरकार जो है स्थापित होनी थी जिसमें जो दोहा के जो डायलॉग के जो प्रतिनिधि थे वो भी शामिल होने थे, तो उस वक्त फैज हमीद जो पाकिस्तान का आईएसआई का चीफ है वो वहां पर जाता है काबुल में, और पूरी स्क्रिप्ट जो है वो स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद से मुल्ला बरादर कहाँ है आज किसी को पता नहीं है। तालिबान वाले कहते हैं वो जिंदा है, ये किसी को मालूम नहीं है अगर जिंदा है तो कहाँ है। तो इन्होंने आईएसआई वालों ने पूरी तरह से वहां पर अपनी जो पपेट सरकार थी तालिबान की वो उन्होंने वहां पर लगवा दी। अब जो होना चाहिए था, अगर तालिबान की भी अगर सरकार है तो सर्व समावेशी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये केवल जो पख्तून है केवल 42% इनकी वहाँ की जनसंख्या है। उसमें ताजिक हैं 27% है, वहाँ पर उज़्बेक भी हैं, वहाँ हज़ारा हैं, वहाँ पर तुर्कमान भी हैं, वहाँ पर और भी सब जो है ऐबक्स वगैरह है, तो नूरिस्तानी है। ये किसी को भी आज की तालिबान की सरकार में जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और उसके बाद में पख्तूनों के ऊपर भी बात यदि आ जाए तो केवल जो हक्कानी नेटवर्क की ही पूरी वहां पर जो है वो उसका वर्चस्व है। हक्कानी नेटवर्क जो है ये जलालुद्दीन हक्कानी ने 1970s में जो शुरू किया था, और उसके बाद में जब 1979 से लेकर 1989 तक वहां यूएसएसआर रहा, तो जो नेटो ने और उसमें से मुख्य रूप से यूएसए ने वहां पर जो अपनी सहायता इनको भेजी थी, उसका सबसे बड़ा रिसिपिएंट जो था, बेनिफिशियरी जो था, वो हक्कानी नेटवर्क ही सबसे ज्यादा था। अब जलालुद्दीन हक्कानी की तो 2-3 साल पहले जो मृत्यु हो गई, उसका बेटा जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो इसका अभी करता धरता है। और ये बात तो पूरी दुनिया के जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, उनको पता है कि ये आईएसआई का जो एक पिट्ठू है, जो आईएसआई पाकिस्तान की कहती है वैसा ही करता है। अब पाकिस्तान की आईएसआई का वहां पर एक एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। वो क्यों चाहते हैं कि कोई भी लोकतांत्रिक या जो मॉडर्नाइजेशन का हामी हो, जो स्त्रियों के अधिकारों का जो रक्षण करने वाला हो, या जो वहां पर एक प्रकार की पूरी व्यवस्था कायम करने वाला जो वहां पर जो लोग हों, उनकी सरकार इनको नहीं चाहिए। इनको चाहिए इनके पिट्ठू वहां पर हों, क्योंकि अफगानिस्तान को ये अपना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का क्षेत्र मानते हैं। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ में इनके पास में दो बातें बड़ी स्पष्ट है। एक
तो जिस प्रकार से एक मर्सनरीज पाकिस्तान का इतिहास रहा है पिछले 74 साल में, अपनी रेगुलर आर्मी के अलावा एक ये सेकंड टियर जो है वो मर्सनरीज जो है वो और कंस्क्रिप्ट्स ये साथ में रखते ही हैं। तो अफगानिस्तान को इस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं पख्तून एथनिसिटी के, उसको कैसे इस्तेमाल करें, एक तो इनका वो है। दूसरा ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको जब, क्योंकि वो लैंड लॉक हैं, उनको व्यापार करना है, उनको अगर बाहर से कुछ मंगवाना है, या वो इस वक्त उनके जो जितने भी हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं वो अनटैप्ड हैं, गैस के भंडार बहुत ज्यादा हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, तो उनका वहां से आयात हो या निर्यात हो वो पाकिस्तान के माध्यम से हो और पाकिस्तान उनको जब चाहे आर्म ट्विस्ट कर सके। तो ये उसका एक दूसरा एजेंडा है। और इसके अलावा उसका जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो पाकिस्तान इस वक्त जिसको एक खुले शब्दों में कहा जाए चीन का वैश्विक रूप से दलाल बना हुआ है। चीन को दुनिया में कहीं पर भी कोई चीज जो चीन डायरेक्ट नहीं कर सकता, जैसे पहले वो जो काम जो जितने भी थे इलीगल काम नॉर्थ कोरिया के माध्यम से चीन करवाया करता था, तो इस वक्त वो पाकिस्तान को उसने एक अपना दलाल बनाया हुआ है। और ये अफगानिस्तान में चीन अपनी प्रेजेंस जो रखना चाहता है, और वो चीन जो है अपने उसके आर्थिक और उसके राजनीतिक जो हित हैं वो सुरक्षित रहें, वो पाकिस्तान का एक एजेंडा में से शामिल है। सी पैक जो चाइना का वहां से सिनकियांग से शुरू होता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक आता है, हमारा जो भारत का क्षेत्र जो पाकिस्तान के आधिपत्य में है उसके थ्रू खंजूरा पास के थ्रू होते हुए आता है। तो इसको सी पैक जो है वो कनेक्ट हो जाए काबुल तक और काबुल से आगे सेंट्रल एशिया तक जाए, और ये हित वो चीन के वहां पर सुरक्षित पाकिस्तान रखना चाहता है। इसीलिए वो वहां पर जो है हर समय शरारत करता है। और उसके इस वक्त जो बली के बकरा वहां का जिसको कहते हैं वो बना हुआ है, वो पूरा अफगानिस्तान, उसकी प्रजा, वहां के बच्चे, वहां की महिलाएं, ये सारी की सारी वहां पर बनी है। ये सारी गेम में एक और प्लेयर है, वो है ईरान, जो अपनी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई NSA लेवल की जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, उसमें ईरान आया था। अब जब यहाँ पर आर्थिक मोर्चे की बात होती है, तो जिस प्रकार से एक उसका जो कंटेंडर है सेंट्रल एशिया को अरेबियन सी से के साथ में कनेक्ट करने वाला पाकिस्तान है, ग्वादर या कराची बंदरगाह के माध्यम से, दूसरा कंटेंडर ईरान भी अपने आप को मानता है। ईरान के साथ में ईरान की जो चाबहार बंदरगाह है वो हमारा भारत ने वो बंदरगाह डेवलप करने के लिए उससे अधिकार ले रखे हैं, और वहां से लेकर जाहिदान तक जो है एक रेल मार्ग और रोड मार्ग जो भारत ने डेवलप करना था, उसमें सड़क मार्ग तो बना दिया, लेकिन रेल मार्ग में अभी चीन ने कुछ रोड़ा वहां अटकाया है। तो अब ये दो उसमें जो है प्रतिद्वंदी है, पाकिस्तान है और सामने ईरान है। ईरान जो है वो उसको ये लगता है कि यदि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को रास्ता सी पैक के माध्यम से आएगा तो उसको जो वहां रास्ता चाबहार से हेरात तक और उसके बाद में अफगानिस्तान से होते हुए ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जाता है, तो वो थोड़ा जो है उसको उसमें जो है वो डिसएडवांटेज हो जाता है। तो एक तो इसमें ईरान के ये हित हैं। दूसरे ये है कि तालिबान के शासन का एक सबसे बड़ा जो उसमें जिनको शिकार बनाया जाता है वो है वहाँ की हज़ारा कम्युनिटी अफगानिस्तान में। हज़ारा जो है ये मूलतः ये शिया है, और ईरान अपने आप को पूरे विश्व में शिया अधिकारों का जो है संरक्षक मानता है। तो वहाँ पर शियाओं के अधिकार के ऊपर कोई आंच ना आए, ईरान को ये भी हित जो है वो उसको देखना। अभी हाल ही में जितना भी ये तालिबान आने के बाद में वहाँ पर जितने भी आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं उसमें अधिकांश शिया जो मस्जिदें हैं उनके ऊपर ही आक्रमण हुए। तो इससे जो ईरान की आशंका है वो सच साबित हो जाती है। तो ये सारे घटनाक्रम में अब
आने वाले समय में जो चीजें बड़ी स्पष्ट दिख रही हैं वो ये नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के जो इस समय जो एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस बना हुआ है उसको वेस्ट को सेल करने का प्रयास कर रहा है। उसके पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक मिशन है पूरे इस वक्त एंगेज हैं कि पूरे वेस्ट को बताने के लिए वहां से तस्वीरें भेजी जा रही हैं, वहां से वहां के बच्चों की जो दुर्दशा है वो दिखाई जा रही है, लोगों के वहां पर जो मानवीय एक इमोशंस होते हैं वो जागृत करने का कोशिश की जा रही है कि भाई यहाँ पर ये आप इनकी आकर के सहायता करिए। अब बात यह आ जाती है कि जो वैश्विक ताकतें हैं, जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं भारत समेत, उनको तो ये चाहिए कि मानवीय आधार के ऊपर सहायता तो उन बच्चों को मिलनी ही चाहिए अफगानिस्तान के, लेकिन क्या वो धरती जिसने ओसामा बिन लादेन को वहां पर संरक्षण दिया, बाद में उसी हकानी नेटवर्क ने वहां पर उसको लाकर के एबटाबाद में रखा, आईएसआई के साथ मिलकर के उसको वहां पर पोषित किया ओसामा बिन लादेन को, तो क्या इस प्रकार की बातें बाद में वहां पर अफगानिस्तान में हो, उसको किस प्रकार से जो है निगेट किया जाए ये देखते हुए और सर्व समावेशी वहां पर सरकार बने, सभी लोग आए, केवल अगर पख्तून है वो उनमें भी हो तो केवल हकानी नेटवर्क वाले ना हो, जो बाकी के भी जो वहां के कबीले हैं उनके लोग भी आने चाहिए, और बाकी के जो ताजिक्स हैं वहां पर, उज्बेक्स हैं, हजारा हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी वहां पर होना चाहिए। ये आधार देखते हुए जितने भी डेमोक्रेटिक दुनिया के देश हैं उनको सबसे पहले ये शर्त रखनी पड़ेगी, यदि ये होता है तभी वहां पर हम जो है एड अपनी भेजेंगे। अब एक चीज और इसमें आगे आ जाती है कि भारत के संदर्भ की यदि बात करें तो जिस वक्त हमने CAA यहाँ पर जो है उसका कानून लेकर आए थे तो बहुत विरोध हुआ भारत में, बहुत अधिक जो है जिसको कहते हैं कि इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, जिसको सत्य के ऊपर आधारित नहीं थे, प्रदर्शन किए गए दिल्ली में, इधर उधर सब जगह। वो लोगों ने जो है महिलाएं सड़क पर आकर के 1-2 महीने तक उन्होंने अस्त व्यस्त करके रखा सारी व्यवस्था को। तो वो आशंका जो थी हमारी आज सच साबित हुई है। तालिबान ने वहां पर जो है एक एडिक्ट इशू कर दिया है कि अफगानिस्तान में थोड़े बहुत यदि को सिख रह गए हैं, यदि थोड़े बहुत को सैकड़ों की संख्या में अगर हिंदू रह गए हैं, उनको यदि रहना है तो इस्लाम उनको कबूल करना होगा। तो यह बात हमारी आशंका जो थी वो सत्य साबित हुई कि भारत के पड़ोसी देशों में जो हिंदू सिख जो हैं उनके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का अत्याचार होता है या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जो जिस बात का हमें डर था वो डर हमारा सच हुआ, और जो लोग CAA का विरोध कर रहे थे उनको ये अभी आईना देखना चाहिए कि किस गलत आधार के ऊपर वो विरोध कर रहे थे। आज वहां पर बेचारे जो हमारे सिख बंधु हैं उनको यदि ये कह दिया जाए कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो तो वो सोचेंगे नहीं कि पिछले 500 साल से असंख्य उन्होंने बलिदान दिए उस कौम ने, किसके विरोध में दिए कि जब उनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया था उस वक्त उन्होंने नहीं किया, तो आज क्या तालिबान के डर से वो इस्लाम स्वीकार करेंगे? नहीं। तो उनके सामने दूसरा चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अपनी मातृभूमि में भारत में आकर के यहाँ की नागरिकता वो लेंगे तो उसके लिए CAA का जो एक आधार था वो आज बिल्कुल ही विंडिकेट हो जाता है। तो भारत के संदर्भ में एक बात ये भी अपनी आती है। दूसरी बात जो है कि जो फ्यूचर में जो मुझे दिख रहा है वहां पे कि किस प्रकार की जो घटनाक्रम होने वाला है, तो मैंने एक पहले भी शंका जाहिर की थी कि ये लोग निकल गए वहां से नेटो वाले और अपने सारे हथियार वहां पर छोड़ करके चले गए, अपने सारे जो है इक्विपमेंट वहां पर छोड़ के चले गए, ये वापस साथ में क्यों नहीं लेकर के गए? तो वो बात अभी धीरे धीरे करके स्पष्ट होनी शुरू हो गई है। तालिबान जो विचारधारा लेकर के चल रहा है वो विचारधारा है कट्टर इस्लाम की, शरिया को लागू करो, लेकिन उनको
क्योंकि वेस्टर्न कंट्री से आज उनको इमदाद चाहिए, तो उनकी शर्तें बड़ी स्पष्ट हैं। जो पश्चिमी देश हैं या बाकी के लोकतांत्रिक देश हैं कि आपको कम से कम वहां पर महिलाओं के अधिकार जो है वो सुरक्षित रखने पड़ेंगे। वहां पर आपको बाकी एक मिडल वे जो है वो आप शरिया लागू करो, लेकिन आप अधिकारों का जो मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, उनको आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो ISIS है वो ISIS, क्योंकि जब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से हेल्प लेने के चक्कर में तालिबान थोड़ा अपने आप को डाइल्यूट करेगा शरिया में, तो ISIS वहां पर, क्योंकि वैसे वैचारिक रूप से ना ISIS और तालिबान की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है, दोनों जो है वहाबी और सलाफी इस्लाम को मानते हैं। और फिर ISIS जो है वो वहां पर ये बात आगे रखेगा कि देखिए तालिबान ने तो जो शरिया की बात की थी और जिस बात को लेकर ये शासन में आए उसको तो ये डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ISIS वहां पर बढ़ेगा। और ISIS बढ़ने के जो परिणाम है ना केवल वहां पर अफगानी प्रजा को भुगतने पड़ेंगे, उसका असर पाकिस्तान में भी आएगा। पाकिस्तान के और पाकिस्तान का जो असर आएगा वो पूरे क्षेत्र की राजनीति पे कैसा असर करने वाला है उसकी भी बात की मैं चर्चा करूंगा। जब वैचारिक रूप से तालिबान में या ISIS में कोई फर्क नहीं है, इसी प्रकार से तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP उसका भी वो एक जो है शाखा है तालिबान की, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को कि आप यदि शरिया लागू करवाना चाहते हो अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, वहां भी होनी चाहिए। उसी बात को आधार लेकर के वो पाकिस्तान के अंदर भीतर उनका कोई ना कोई जो है वो घटनाक्रम चलता रहता है। ISIS जितनी प्रबल होगी अफगानिस्तान में उतनी TTP भी वहां पर जो है वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और वो ताकतवर पाकिस्तान में यदि होती TTP तो पाकिस्तान के भीतर भी बहुत ज्यादा ये घटनाएं जो हैं वो आतंकवाद की होने वाली हैं। जो राक्षस पाकिस्तान में जिसको फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर कहते हैं वो क्रिएट किया था दूसरों के लिए, वो उसको अपने को आकर के जो है वो तंग करने वाला है। हाल ही में इमरान खान ने प्रयास किया कि TTP के साथ में एक समझौता कर लिया जाए, लेकिन वो TTP का जो समझौता है वो उन्होंने उसके बीच में मध्यस्थता करने के लिए सिराजुद्दीन हक्कानी को रखा था। सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो TTP को टेबल पर ले आया, लेकिन जैसे ISIS वहां पर अफगानिस्तान में ताकतवर होगी तो ये समझौता पाकिस्तान का चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से पाकिस्तान के भीतर एक और संगठन है वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है TLP, जिसकी जो वैचारिक जिसका जो आधार है वो बरेलवी है। तो उनके साथ भी पाकिस्तान ने अभी कोई समझौता किया। वो ये चाह रहे थे TLP वाले कि आप बात करते हो कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो, लेकिन जब पैगंबर की कहीं पर जो है वो इज्जत हतक होती है, जैसे फ्रांस में कार्टून वगैरह बन गए, तो पिछले कई महीनों से उन्होंने एक आंदोलन वहां पर चला रखा था कि अफगान एम्बेसी को बंद किया जाए, अफगानिस्तान एम्बेसडर को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो अब कुछ समय के लिए तो एक समझौता TLP के साथ में भी हुआ अब पाकिस्तानी सरकार का, ये लेकिन ये भी लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के भीतर में जिस प्रकार से और जिस गति से ISIS ताकतवर हो रही है, ये किसी भी प्रकार से जो वो बेचारे तो अफगानिस्तान की प्रजा तो कष्ट भोगेगी, लेकिन उसकी जो आंच है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा आएगी। और जो बलूचिस्तान में इस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चला रही है, उनके साथ में भी जो पख्तून है उनकी सहानुभूति है, वो आंदोलन भी बहुत ज्यादा वहां पर जो है वो बल पकड़ेगा। अब बाकी के प्लेयर जो वहां से चले गए अफगानिस्तान से टेम्पोरेरीली, एक जो अपने अशरफ गनी साहब UAE में जाकर के बैठे हैं, अपने रशीद दोस्तान जो है वो ताजिकिस्तान में चले गए, अमरुल्लाह सालेह वो ताजिकिस्तान में बैठा हुआ है जाकर के। ये सारे लोग जो हैं ये अभी धीरे धीरे करके आगे आएंगे। और जिस प्रकार से अफगानिस्तान के भीतर में
कोई व्यवस्था मान लीजिए आज नहीं है, तो अफगानिस्तान के जो राजनीतिक जहाँ पर दूतावास थे, तो उनकी दूतावासों को कंडक्ट कौन करेगा? तो आज भारत के भीतर ही मान लीजिए कि उनका दूतावास था, मुंबई के अंदर उनका कॉन्सुलेट है, तो मुंबई के कॉन्सुलेट में जो लोग बैठे हैं वो इस वक्त पूरे के पूरे कंफ्यूज है कि कौन सी कहाँ की कौन सी सरकार है, किसका कौन कौन क्या अपने को डिप्लोमेटिक जो है वो बातें करनी है। उनकी सैलरीज तक जो है तो वहां सरकार नहीं है, यहाँ सैलरी उनकी पे नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ समय में एक अफगान गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है वो बनने जा रही है, और आखिर का जो राष्ट्रपति है अफगानिस्तान का अशरफ गनी, वो यूएई में एग्जाइल में सरकार बनाएगा, और बाकी के जो लोग जो पहले सरकार में शामिल थे जैसे अमरुल्लाह सलेह वगैरह है, रशीद दोस्ताम है, ये सारे लोग वो सरकार का हिस्सा होंगे। और हो सकता है कि दुनिया के बाकी के देश अफगानिस्तान में किस प्रकार से वहाँ के लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए, और अफगानिस्तान में किस प्रकार से कुछ एक ऐसा जो इस वक्त जो बहुत ज़्यादा जिहादी प्रवृत्ति के तालिबान हैं उनके चंगुल से थोड़ी सी प्रजा को वहाँ पर निजात मिले, और पाकिस्तान का एजेंडा वहाँ पर फेल हो जाए, और चीन जो अपनी बहुत बड़ा एक डिज़ाइन वहाँ करके रखा है वो कामयाब ना हो सके। तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बने उसके साथ में बाकी के देश जो हैं वो अपना तारतम्य स्थापित करें और उनके माध्यम से अफगानिस्तान में अपनी सहायता पहुंचाएं। ये जो सारी बातें हैं आने वाले समय में होने की शक्यता है। और क्योंकि अफगानिस्तान केवल एक जब वहाँ पर समस्या आती है, पहले भी इनका 20-25-30 साल पहले जब सोवियत रशिया वहाँ था उस समय भी इसने पूरी दुनिया की जो राजनीति है उसको इफेक्ट किया था। उसी प्रकार से आज वहाँ पर जैसे तालिबान है, ऐसा लग रहा है कि जो बाकी की दुनिया की इस समय राजनीति चल रही है, भले ही वो साउथ चाइना सी में चल रही हो, वो भले ही जैसे इस वक्त ये क्वाड बना है या ऑकस बना है, ये सारी इस वक्त जितनी भी अपनी संरचनाएं बनी है, ये इनकी भूमिका अफगानिस्तान में कैसे रहे, आने वाले समय में ये बात भी स्पष्ट होगी। और अफगानिस्तान जो है ना केवल वहाँ की लोगों को कम से कम एक मानवीय आधार के ऊपर एक मदद मिलती रहे, लेकिन उसका फायदा तालिबान ना ले सकें, उसका फायदा पाकिस्तान की आईएसआई ना ले सके, ऐसा एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और वो आने वाले समय में बात स्पष्ट होगी। इसके साथ ही मेरा आज का जो है संबोधन मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।